गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्टडी विद संगीता चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जेबीटी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसमें से मैंने जो है पॉलिटिकल साइंस की जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो निकाले हैं। तो उनमें से सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, क्योंकि यही जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट हुए हैं। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के निर्णय के बारे में पूर्ण सूचित करता है। कौन सूचित करता है? थोड़ा आप भी आंसर सोचिए अपने माइंड में। लोकसभा स्पीकर, संसद, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के निर्णय के बारे में पूर्ण सूचना देता है तो वो देता है हमारा प्रधानमंत्री, और ये अनुच्छेद 78 के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी कि इसमें जो है राष्ट्रपति को जो भी सूचना देनी है, जानकारी देनी है, वो प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य हैं वो अनुच्छेद 78 के अंदर आता है। अब बात आती है प्रधानमंत्री की नियुक्ति की। तो जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री की सहायता से जो है वो राष्ट्रपति करता है। आगे नेक्स्ट है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को संचालित करता है। संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है उसको कौन संचालित करता है, कौन संबोधित करता है, कौन चलाता है? तो वो आएगा हमारा लोकसभा स्पीकर। ठीक है, अब बात आती है कि संविधान के अनुच्छेद जो 108 है, 108 के अनुच्छेद के अनुसार संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुला सकता है, पर संचालित कौन करेगा? वो करेगा हमारा लोकसभा स्पीकर। ठीक है, आगे बात आती है कि अगर मान लो लोकसभा स्पीकर जो है वो अब्सेंट है, वो नहीं है, तो उसकी अनुपस्थिति में है जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होगा वो संयुक्त अधिवेशन को संचालित करेगा, संबोधित करेगा। अगर लोकसभा का स्पीकर भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो जो राज्यसभा के उपसभापति होंगे वो इनको संचालित करेंगे। ठीक है, उपसभापति संचालित करेंगे, राज्य का सभापति नहीं। ठीक है, राज्य का सभापति कौन होता है? राज्य का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। वो संचालित नहीं करेगा क्योंकि वो दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। और अभी तक ऐसा 3 बार जो है संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है, यानी कि संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है वो 3 बार बुलाया जा चुका है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान झगड़े का संदर्भ है। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के दौरान जो है वो झगड़ा हो जाता है तो वो जो मामला होता है वो हमारा कहाँ पे जाएगा? उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, चुनाव आयोग में या संसद में? ठीक है, तो जो भी झगड़े से रिलेटेड है तो आपको पता है वो न्याय दिलाना पड़ेगा। अब न्याय कहाँ पे मिलेगा? सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय जो है एक बार कानून बना देता है वो सभी न्यायालयों में जो है वो जारी कर दिया जाता है। आगे बात आती है, पहले सरकार को किस रूप में जाना जाता था? कुलीन तंत्र, लोकतंत्र, राजप्रथा या राजतंत्र? तो इसको पहले जाना जाता था राजप्रथा के रूप में। राजप्रथा मतलब कि ये वंश के आधार पर चलती थी। अगर राजा है तो राजा का बेटा राजा बनेगा, इस तरह से चलती थी, और लोगों के द्वारा जो है वो चुनाव नहीं किया जाता था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में भारत को घोषित किया है। अब भारतीय संविधान में भारत को क्या बोला गया है? फेडरेशन, संघीय राज्य या लोकतंत्र? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में बोला गया है कि यह राज्यों का संघ है, यानी कि ये संघीय राज्य है। भारत सरकार को कानूनी मामलों के बारे में कौन सलाह देता है? अब भारत सरकार की बात हो रही है, तो भारत सरकार को कानूनी मामलों के बारे में कौन सलाह देता है? तो वो देता है हमारा अटॉर्नी जनरल। इसको बोलते हैं महान्यायवादी। इसको साथ में विधि अधिकारी भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका कोई भी कार्यकाल नहीं होता है। हम ये नहीं बोल सकते कि ये सिर्फ 5 वर्ष तक रहता है या 6 वर्ष तक रहता है। इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति जब चाहे इसको इसके पद से जो है वो निकाल देता है, और इसके बारे में कोई भी इसके पद से हटाने की कोई भी प्रक्रिया जो है वो नहीं है।
बट इसका जो राष्ट्रपति इसको बनाता है महान्यायवादी को, तो वो अनुच्छेद हमारे 76 के अंतर्गत आता है। और ये हमारा जो है वो उच्चतम न्यायालय में सरकार का जो है मुख्य वकील होता है। कौन? महान्यायवादी। ठीक है, इसके बारे में यही बात है कि इसका जो है कोई कार्यकाल नहीं होता, टाइम पीरियड नहीं होता है इसका। और इस समय जो है वर्तमान में हमारा महान्यायवादी है वो है के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल। चलो नेक्स्ट, कौन से संशोधन को संविधान का लघु बदलाव कहा गया है? तो ये कहा गया है 42वें संवैधानिक संशोधन को, जो कि 1976 में हुआ था। इसलिए इसको लघु बदलाव बोला गया है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है बहुत सारे बदलाव किए गए थे। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार की जो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ही आया था। आगे है, भारत में योजना कमीशन के चेयरमैन कौन होते हैं? तो जो योजना कमीशन के चेयरमैन होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। बट योजना कमीशन को अब नीति आयोग में बदल दिया गया है, और नीति आयोग को बोलते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है, और ये 2014 में जो है वो इसका नाम बदला गया था। आगे है, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो जो भारत के राष्ट्रपति है वो लोकसभा को कैसे भंग कर सकते हैं? वो प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। आगे है नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को उसके सामान्य कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व के प्रत्याशी की सिफारिश के आधार पर ही हटाया जा सकता है। ठीक है, जो भारत के राष्ट्रपति है उसके सामान्य कार्यकाल को पूर्ण होने से पहले कैसे उसको पद से हटाया जा सकता है? तो ये संसद के दोनों सदनों द्वारा जो है वो हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग लगा के। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होती है उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और जो हमारा राष्ट्रपति है वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, सेना नायक होता है। ठीक है, और उसके पास बहुत सारी जो हैं शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, वो राष्ट्रपति के बारे में हम किसी अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो मेन पर्सन है, फर्स्ट नागरिक है, तो इसका हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी देखो, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? वो होता है हमारा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब बात आती है कि अभी भारत का कौन सा उपराष्ट्रपति चला हुआ है? तो ये चले हुए हैं 15वें राष्ट्रपति, और इनका नाम है श्री जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। ठीक है, साथ में है, इनको जो है 7 अगस्त 2022 को चुना गया था। और बात आती है कि प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम उपराष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलो नेक्स्ट, द्विसदनीय विधानमंडल का अर्थ है। जो द्विसदनीय विधानमंडल है उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है हमारे पास एक विधानमंडल जो निम्नतर तथा उच्चतर संसद चैम्बर से बना होता है। द्विसदन की बात हो रही है, मतलब 2 सदन होने चाहिए उसमें। तो एक हो गया हमारा निम्न सदन, एक हो गया हमारा उच्च सदन। अब निम्न सदन में हमारा आ जाता है लोकसभा, इसको प्रथम भी बोलते हैं। निम्न सदन में आ जाएगा हमारा लोकसभा। अब बात आती है लोकसभा के जो है कितने सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं 545 सदस्य। 543 सदस्य जो हैं वो निर्वाचित किए जाते हैं, और 2 सदस्य जो हैं वो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। अब बात आती है उच्च सदन। उच्च सदन है हमारा राज्यसभा। अब राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो 245 हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। और राज्यसभा र से शुरू हो रही है तो इसके सदस्य 2 से स्टार्ट होंगे। 245, इसमें से जो 233 सदस्य हैं वो निर्वाचित होते हैं, और जो 12 सदस्य हैं वो मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, आगे देखो, किसी संविधान का हृदय तथा उसकी आत्मा से व्याख्या किया गया है। किसके बारे में बोला गया है? ये बोला गया है संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसको बोला गया है हृदय
तथा उसकी आत्मा। किसकी? संविधान का हृदय और उसकी आत्मा। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है, संवैधानिक उपचार का अधिकार को किस नाम से जाना जाता है? तो ये बोला जाता है संविधान का हृदय और उसकी आत्मा। और ये बोला गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। और इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है 5 रिटें भी दी गई हैं। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार परीक्षा। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी जो आता है तो इसके बारे में भी अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि जो डिटेल में जाना जाए। फिलहाल इतना बता देते हो। बंदी, प्रत्यक्षीकरण मतलब क्या है? संवैधानिक उपचार का मतलब क्या है, पहले ये पता होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई व्यक्ति हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो हम उसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय के पास जो है वो जा सकते हैं और उसको लागू करवा सकते हैं। किसको? अपने मौलिक अधिकार को। जैसे कोई हमें बंदी बना लेता है तो हम पूछ सकते हैं कि हमें क्यों बंदी बनाया गया है, क्या कारण है, कुछ भी जो है। ठीक है, उस तरह से जो है हम उसके बारे में पूरी जानकारी जो है ले सकते हैं। आगे है हमारे पास मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के समान प्रक्रिया से। ठीक है, तो इसको ऐसे हटाया जा सकता है। आगे देखो, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार है, ये किसने कहा था? ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। अब नेक्स्ट है, राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। अब जब भी राज्य की बात आती है तो उसमें राज्य का राज्यपाल ही मेन पर्सन होगा, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री को जो है वो राज्य का राज्यपाल ही नियुक्त करता है। आगे है, किस परिस्थिति के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित नहीं कर सकता है? ठीक है, अगर बाहरी आक्रमण हो तो राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर देता है। अगर सशस्त्र विद्रोह हो तो वो आपातकाल घोषित कर देता है। आर्थिक संकट हो तब भी वो आपातकाल घोषित करेगा। अगर सरकार की अस्थिरता है तो वो आपातकाल घोषित नहीं करेगा। तो इसका सही आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुरूपता से राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है 61वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। कैसे? महाभियोग लगा के। और महाभियोग लगा के जो है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज को भी हटा सकता है। आगे है, नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत शिक्षा विभाग होती है। शिक्षा विभाग किसके अंतर्गत होती है? वो होती है नगर निगम के अंतर्गत। ठीक है, अब नगर निगम में क्या आता है? ये नगर परिषद और जिला ग्राम पासी अन्य स्थानीय शासकीय निकायों के अधीन जो है वो काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है। ये टीजीटी मैथ में भी क्वेश्चन, टीजीटी आर्ट्स में भी ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। अब है, भारत के प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो सबसे अच्छा उदाहरण है इसका ग्राम सभा, क्योंकि इसमें लोग खुद प्रत्यक्ष रूप से जो है भाग लेते हैं। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूं।